डॉक्टर चारू बहुत सीनियर पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट हैं जो इसके बारे में डिस्कस करेंगी। उनके साथ आज स्मृति और डॉक्टर रजनी भट्ट दोनों को फैसिलिटेट करेंगे। पर जस्ट एक रिकैप के लिए, हमने इस पूरे हफ्ते रमेश और उनके परिवार के साथ चल रहे हैं और देखा है कि रमेश और उनके परिवार डायग्नोसिस से लेके डेथ तक क्या क्या सह के आ रहे हैं। एंड दोनों परिवार और पेशेंट किस तनाव भरी स्थिति से गुजर रहे थे। साथ में पेशेंट फैमिली के साथ डॉक्टर्स और नर्सेस जो रमेश और उनके परिवार के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जिसके बारे में आज डॉक्टर चारू बात करेंगी। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस होल हफ्ते से हमने ये डिस्कस किया कि पैलिएटिव केयर जो है वो कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस ई बुक और ये जो वेबिनार्स हैं, उससे आप आगे चल के किसी भी स्थिति में पैलिएटिव केयर के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके बारे में हमने वेडनेसडे को बात किया था, वो भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है उससे आप थोड़े इजीली निकल के आएंगे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन डॉक्टर चारू मैडम को फॉरवर्ड करते हुए उनको हैंड ओवर करना है। येस्टरडे एक डिस्कशन हुई थी अबाउट वेदर पेशेंट, वो जो एक स्लाइड था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि अभी जब रमेश की डेथ हो गई है तो क्या हम उन्हें और या उनके बॉडी को घर भेज सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हुई थी अबाउट हाउ लॉन्ग द वायरस इज एक्टिव इन द बॉडी, हाउ वी कैन टॉक अबाउट इट। इसके बारे में बात करके डॉक्टर चारू आज के टॉपिक पे जाएंगी। एक और बात था कि आई जस्ट वांटेड टू मेक इट कि स्टेट टू स्टेट आई थिंक देयर आर सम लॉज एंड पॉलिसीज आर डिफरेंट अबाउट फ्यूनरल अटेंडेंट एक्सेट्रा, बट आई थिंक ओवरऑल जो बॉडी का पैकिंग है और जो वायरस की इन्फेक्टिविटी देखते हुए ही किया गया है, जिसके बारे में डॉक्टर चारू बात करेंगे। सो ओवर टू ऑल ऑफ यू। आप सबसे मिलके, वर्चुअली मिलके बहुत अच्छा लगा। होपफुली जिंदगी में कभी ना कभी हम एक्चुअली भी मिल पाएंगे। गुड लक एंड बेस्ट विशेस, प्लीज स्टे सेफ। ओवर टू यू डॉक्टर चारू, और स्मृति भी आ गई है। सो हैव अ ग्रेट सेशन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर राजा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, और मेरी शक्ल दिखाई दे रही है सबको? Perfectly well. Thank you, Charu. I'll just share my screen. डॉक्टर राजम ने बोला था कि कल किसी ने पूछा था कि बॉडी फैमिली को हैंड ओवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट था। जो जब ये पैंडेमिक, ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड इन्फेक्शन कंट्रोल में उन्होंने PhD किया हुआ है, और वो गवर्नमेंट की जो फर्स्ट गाइडलाइंस आई थी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के थ्रू, वो उसका हिस्सा था। तो मैंने उनसे पूछा था, जब 8,000 लोग एक दिन में उनकी डेथ हो रही है, मेरे ख्याल से इस मंडे को इंडिया ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स। तो क्या कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या गवर्नमेंट का कोई और सेक्शन है जो बॉडी का, मतलब बेस्ड ऑन देयर, हिंदू हैं तो क्रिमेशन, इस्लाम फॉलो करते हैं, या क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं तो बरियल, ये कौन कर रहा है जब 8,000 पेशेंट एक दिन में उनकी डेथ हो जाती है। सो मुझे जो आंसर मिला वो ये था कि स्टार्टिंग में डिसाइड किया गया था कि हेल्थ केयर वर्कर्स ही हैंडल करेंगे, बिकॉज उनको ट्रेनिंग दी गई है। पर जब नंबर्स इतने बढ़ने लग गए तो किसी भी हॉस्पिटल के मैन पावर पे बहुत बड़ा स्ट्रेन था, और पेशेंट्स और फैमिलीज और कम्युनिकेशन और PPE के थ्रू कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों में मेरे ख्याल से हेल्थ केयर वर्कर्स इतने ज़्यादा प्रीऑक्यूपाई हो गए कि इट वाज मुमकिन नहीं था कि जो बॉडीज़ हैं उनका अंतिम संस्कार हेल्थ केयर वर्कर्स ही करें। तो बॉडीज आजकल कई स्टेट्स में हैंड ओवर की जा रही हैं फैमिली को,
और हम बॉडी के अंदर वायरस एक्टिव रहता है। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि एक वायरस किसी नॉन लिविंग सरफेस पे कितनी देर तक रहता है, लिविंग बॉडी में कितनी देर तक रहता है, इस वायरस के बारे में अभी पता नहीं है। नॉर्मली वायरसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहते हैं। HIV की वायरस अगर कहीं सरफेस पे होती है तो कुछ घंटों के बाद वो मर जाती है, बिकॉज उसको होस्ट सेल चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। बट कोरोना वायरस नाम बदल चुका है, वुहान वायरस हो गया है। तो वुहान वायरस जो है उसका अभी तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो कब तक बॉडी में एग्जिस्ट करेगी या किसी सरफेस पे। सिर्फ ये क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लिपिड बेस्ड है, नॉर्मली वायरसेस का स्ट्रक्चर प्रोटीन बेस्ड है। तो अभी करंटली क्या हो रहा है कि जब किसी पेशेंट की डेथ होती है तो नेचुरली उनके सारी जो ओपनिंग्स हैं वो डेथ केयर जैसे नर्सेस हमेशा करती हैं वो की जाती हैं। उसके बाद बॉडी को एक प्लास्टिक कवर में रैप कर दिया जाता है विद अ जिप, और उस प्लास्टिक बैग को सोडियम हाइपोक्लोराइट ब्लीच उससे स्प्रे किया जाता है, और उसके बाद वापस एक और प्लास्टिक बैग में डाल के जिप करके दोबारा ब्लीच किया जाता है पूरे बैग प्लास्टिक बैग को, और उसके बाद ही बॉडी हैंड ओवर की जाती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और मुझे अच्छा लगा कि किसी के दिमाग में ये आया कि लोगों ने पूछा, क्योंकि अब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स और गवर्नमेंट सर्विसेज पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। हमने इंडिया ने मेरे ख्याल से मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं। हालांकि एज अ प्राउड इंडियन मैं बोलना चाहती हूँ हमारी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखो तो हम अभी भी कम हैं। नंबर्स के हिसाब से देखो तो शायद हम क्रॉस कर चुके हैं सारे वर्ल्ड को, पर परसेंटेज देखनी चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी तो कितनी बड़ी है। तो ये जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, आर यू हैप्पी विद द आंसर? आपको रोहित had asked, I'm just messaging to him. हाँ, he is not chat में नहीं दिख He's रहे। there logged in. I'm just answering. I'm just typing it. You can do carry on, Dr. Charu. ओके। और मेरे को एक और मैसेज, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप तो अगर पढ़ लें पहले, और जो या फिर हमें बीच में रोककर चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालें, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन निकला कई स्टेट्स में, केरला जैसी जगह पे ये हेल्थ केयर फॉलो करता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पर बाकी जगह दिल्ली वगैरह में फैमिली को बॉडी दी जा रही है। तो ये जो हेल्थ का टॉपिक है, अगर आप वो देखें वो सेंटर कंट्रोल करता है या स्टेट कंट्रोल करता है, तो इट इज बेसिकली स्टेट। हेल्थ कितने पैसे कहाँ लगाने हैं हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये स्टेट डिसाइड करता है। तो स्टेट टू स्टेट डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जिसने भी चैट बॉक्स में ये डाला, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप अगर अपने डाउट्स एक्सप्रेस करेंगे तो हम आपको अप्रोप्रिएट आंसर दे सकेंगे। और शायद किसी और के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, बट अब आपको पता है क्या होता है। ये गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस में से ये इंफॉर्मेशन आई है, सो यू कैन कोट इट ऑल्सो। और जो दूसरा क्वेश्चन था, पता नहीं इस ग्रुप ने पूछा था या किसी और ने, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन के बारे में। इसी ग्रुप ने पूछा था, and I think it अच्छा, was Rohit only, which Okay. today Smriti had said na to address. एब्सोल्युटली। जब सबक्यूटेनियस हम इन्फ्यूजन देते हैं डेफिनेटली बल्ज होता है, पर कई बार क्योंकि पेशेंट की मॉर्बिडिटी इतनी हाई होती है कि उनका वजन कम हो चुका होता है, और जैसे लोग अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं सबक्यूटेनियस, वैसे आप एक स्कैल्प पेन या बटरफ्लाई नीडल, जिस नाम से आप बोलना चाहें, आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मली, क्योंकि मैं
कैमरा पे हूँ तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ कि इंफ्रास्कैपुलर रीजन में, क्योंकि ये मूवमेंट पे नहीं रोकता, और अगर पेशेंट साइड पे टर्न करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ इसमें ये करना है कि आप ऐसे पिंच करें स्किन को और एक बटरफ्लाई पैरेलल टू द बॉडी इंसर्ट करके छोड़ दें और ऊपर प्लास्टर लगा दें। और अगर जो उसकी पतली सी ट्यूबिंग में जो एयर रह जाता है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एयर एम्बोलिज्म का, क्योंकि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाता है, वहां से ये अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर और लंग्स के थ्रू आउट। तो बल्ज होता है, ज्यादातर लोगों को बल्ज से तकलीफ नहीं होती है क्योंकि हम उसका रेट वैसे रखते हैं। बट जस्ट इन केस अगर जैसे आपको डेक्सोना भी देना है, आपको 4 ग्लाइकोपाइरोलेट भी देना है और आपको 4 और चीजें देनी है और नॉर्मल सलाइन की ड्रिप भी चल रही है, तो नेचुरली 2 या 3 ml से ज्यादा होने पे पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो आप इस सिचुएशन में ड्रिप को कम करके रोक सकते हैं जब तक स्वेलिंग सेटल नहीं हो जाती। और एक सिग्नल ये भी है कि कोई पर्सन कितना डिहाइड्रेटेड है, वो उस पर डिपेंड करता है कि ये जो बल्ज फॉर्म होता है सबक्यूटेनियस में, वो उतनी स्पीड से डिसअपियर होता है अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है तो। और ये इसके लिए बहुत स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंसुलिन पेशेंट्स को लगाते हैं, फैमिली मेम्बर्स को हम ये सिखा सकते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ये 4 से 7 दिन तक स्कैल्प पेन रखी जा सकती है। हमें कुछ मेडिसिन हैं जो सबक्यूटेनियस टिश्यू को इरिटेट करते हैं, तो वो हम नहीं दे सकते, बट पैलिएटिव केयर के मेजॉरिटी ड्रग्स हम सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं। तो अगर घर में मान लो सबक्यूटेनियस नीडल एक्सीडेंटली निकल आई, हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा रखना, बिकॉज वो एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप दूसरी जगह ऑपोजिट साइड पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर 4 दिन के बाद या 7 दिन तक अगर आपको उस नीडल के टिप के आसपास रेडनेस दिखने लगती है, अगर लाल होने लगता है, तो आप तब आपको वो नीडल निकाल के कोई और साइड चलना चाहिए। एक और तो हम आईवी नॉर्मल सलाइन हम दे सकते हैं। हम नॉर्मली रिंगर लैक्टेट नहीं देते हैं क्योंकि पोटेशियम इरिटेटिंग है सबक्यूटेनियस उसके लिए। तो और जो सिक पेशेंट्स होते हैं उनको बेसिकली वाटर और सॉल्ट, दैट मीन्स NS नॉर्मल सलाइन की जरूरत होती है। नॉर्मल सलाइन बॉडी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू, पर हम जब इन्फ्यूजन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐड कर देते हैं। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि जैसे डेक्सोना हम यूज़ करते हैं, किसी और के ड्रग के साथ एक्ट किया तो वो पार्टिकुलेट तो नहीं हो गया, वो कंपैटिबल हैं क्या दोनों ड्रग्स? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि 2 मेडिसिन अगर आपस में डाल दिया, एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जैसे दूध खराब हो जाए और आप चाय बनाओ तो वो आपको पता लग जाता है ना दूध खराब हो गया। दूध के वाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं, तो इसी तरह आपको सिरिंज के अंदर हेजीनेस नजर आएगी, वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा जैसे पहले, तो वो डिस्कार्ड कर देनी चाहिए और उसको सेपरेटली देना चाहिए, या आप 3 वे लगाकर अलग से दें या पहले डेक्सोना दे दें उसके बाद बाकी चीज़ें लगाएं। तो ये जानना हमारे लिए कभी इम्पोर्टेंट होता है कि ये दोनों, जब आप दो से ज़्यादा मेडिसिन एक सिरिंज में मिक्स करके सबक्यूटेनियसली लगा रहे हैं तो वो कंपैटिबल होनी चाहिए। किसी ने एक शायद एंटीबायोटिक भी है जो हम सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं, एक मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं आ रहा अभी, बट
आई गेस बाकी चीज़ें जो आपने सिम्टम कंट्रोल और एंड ऑफ लाइफ में देखी हैं, ये सारी बहुत इजीली दी जा सकती हैं। और सबक्यूटेनियस में सिंगल प्रिक है। उस सिचुएशन में अगर पेशेंट हॉस्पिटल में भी हो और अगर आप उसके लिए वेन ढूंढ रहे हैं तो कम से कम 6 बार प्रिक्स लगने पड़ेंगे बिफोर एक आईवी लाइन मिले, और वो इतनी पतली आईवी लाइन होती है कि वो एक दिन से ज़्यादा लास्ट नहीं करती है। तो वो भी मतलब हमारा ये ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए पेनफुल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में सबक्यूटेनियस रूट, चाहे फ्लूइड दें या मेडिसिन दें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। फैमिली खुद घर में कर सकती है और ब्लड निकल आएगा पीछे से, कोई टेंशन नहीं है। पतली सी ट्यूब में एयर है और आप पीछे से जोड़ रहे हो, वो छोटा सा एयर बबल स्किन के अंदर जाके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर ब्लड से बाहर निकल जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। आई होप दिस आंसर satisfies. Yes, I think so. Yeah, they had these queries, Dr. Charu, Okay. so Yeah. it's great that you could address them. Thank you so much. Thank you, Dr. Raja. So आज हम फाइनल डे पे हैं और हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये साइको सोशल इश्यूज सोसाइटी में, मतलब हम इंसान एक सिर्फ शरीर नहीं है, दिल है, दिमाग है, वो एक सोशल बीइंग है। किसी के फादर, किसी का बेटा, किसी का भाई। तो हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। तो जब कोई इंसान बीमार होता है और लंबे टाइम तक बीमार रहता है तो ये डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। तो हम भी कुछ इश्यूज देखेंगे रमेश और उसके फैमिली के कि उन्होंने क्या क्या भुगता। दूसरा, हम आपको एक छोटा सा टूल इंट्रोड्यूस करेंगे, जो स्क्रीनिंग टूल है, जो आप आराम से कर सकते हैं। उसमें भी कोई हाई टेक नहीं है, बहुत दिमाग लगाना नहीं है। तो जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि फैमिली, क्योंकि ये डिस्ट्रेस थर्मामीटर फैमिली के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है एज कम्पेयर टू रमेश। बिकॉज रमेश की तबीयत अगर ख़राब होनी शुरू हुई तो 48 to 72 आवर्स में कोई इतना ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ये जो डिस्ट्रेस है, जो व्यथा, मानसिक पीड़ा, कोई और लोग हिंदी वर्ड सजेस्ट कर सकते हैं? चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए। डिस्ट्रेस के का हिंदी के वर्ड्स क्या हो सकते हैं? हम लोग ये बहुत बार कर चुके हैं पर हर बार हमें करेक्ट वर्ड नहीं मिलता, और नॉर्मली हम लोग शिकायत करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी बेकार है, हिंदी में वैरायटी, हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं यूज करने के लिए। तो हम डिस्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। इस समय में मेरे दिमाग में सिर्फ व्यथा वर्ड आ रहा है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं नोट कर लूँ, ताकि जो नेक्स्ट बैच आएगा उसके लिए मेरे लिए आसानी रहेगी सजेशंस के लिए। फिर कुछ एल्गोरिथम्स हैं कि डिस्ट्रेस आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, या आप और कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस सब चीज़ में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम वापस जाते हैं रमेश की जर्नी में। रमेश को हमने इंट्रोड्यूस किया था डे 1 पे, पर उसकी पूरी कहानी डे 2 से स्टार्ट हुई थी। तो जब रमेश घर में था, उसको डर लगता होगा, एंग्जाइटी होती होगी कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मेरी बॉडी रेजिस्टेंस कम है क्योंकि मेरे को इतनी सारी बीमारियां हैं, और टीवी पे बार बार आता है कि अगर इतनी बीमारियां होती हैं तो लोगों के बचने के चांसेस नहीं हैं। तो रमेश के मन में दहशत हो सकती है। वो यही भी हो सकता है कि क्योंकि रमेश को स्ट्रोक हो गया था, तो उसमें रमेश की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, बिकॉज बावल ब्लैडर केयर के लिए, नहाने के लिए असिस्टेंस की जरूरत थी। तो ये भी हो सकता है रमेश सोचे अगर मैं
मेरी डेथ हो जाती है कोविड से, तो मैं अपनी फैमिली पे बोझ नहीं बनूंगा। और आपको क्या लगता है फैमिली क्या क्या सोच रही होगी? उनके मन में क्या क्या चीजें आ रही होंगी? एक अभी इसमें किसी में लिखा था गिल्ट, कि मेरे कारण तो नहीं है, मैं सामान सब्जी खरीद के लेके आया और मैंने वो पैकेट पकड़े हुए थे और मैंने एकदम से हाथ नहीं धोया और मैंने इस जगह को टच कर दिया, यहाँ से रमेश नगर उस चीज को टच कर दिया, तो क्या मैंने तो नहीं ट्रांसफर कर दिया कोविड? डॉक्टर चारू, यस, तो थोड़े रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं चैट बॉक्स में। वैसे जो आपने कहा था कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब डिस्ट्रेस, उसमें एक दो शब्द आए हैं, संकट और विपत्ति। और जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में कि मिस्टर रमेश के फैमिली पे क्या बीत रही होगी, एक पार्ट फैमिली के डिस्ट्रेस के बारे में नंदिनी शुक्ला जी कह रही हैं कि द फैमिली विल एक्सपीरियंस गिल्ट ऑफ नॉट बीइंग बाय हिज साइड, कि वो बीमार हैं, वो अस्पताल में अकेले हैं और फैमिली को ये लग रहा है कि हम उनके साथ नहीं हैं, उनपे ये सारी चीजें वो अकेले में ये सब झेल रहे हैं। तो ये तो फैमिली की डिस्ट्रेस और गिल्ट उनकी गिल्ट देखभाल हर तरह से, सॉरी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, उनको स्ट्रोक हुआ है, कि उनकी देखभाल वहां पे हॉस्पिटल में ठीक तरह से हो रही है कि नहीं, वो बता पा रहे हैं उनकी जरूरतें क्या हैं वैसे। हाँ, तो गिल्ट हो सकता है, बहुत कारण हो सकते हैं गिल्ट के। डर भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है कि केयर ठीक से हो रहा है या नहीं। हो सकता है वो लोग हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते 2 हफ्ते तक रमेश को, और जब रमेश जिंदा थे तो उनको पता नहीं था कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो वो लेवल का टेंशन भी ये था। और मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी जो इमोशंस हैं, ये आप और मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी फेस करते हैं। मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, मेरा रिज़ल्ट आना है, या मैंने कोई इंटरनेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया और मेरे को फीस देनी है और मुझे लोन लेना पड़ेगा, या हमारी फैमिली में कोई किसी की तबीयत खराब हो गई, क्रिटिकल इलनेस हो गई, तो ये चीज़ें हम सब लोग महसूस होते हैं। हम उदास होते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें घबराहट होती है, हमें पैनिक अटैक होता है, हमारी नींद चली जाती है। ये सारी चीज़ें ये नॉर्मल इमोशनल रिएक्शंस हैं जो आप और मैं इससे डील करते हैं। बट सिचुएशन जब रिजॉल्व हो जाती है तो ये हमारे जो फियर हैं, ये कंसर्न्स हैं, ये भी साथ में चले जाते हैं। बट रमेश के सिचुएशन में, रमेश की फैमिली के लिए ये सारे डर होंगे, और हो सकता है ये पूरी तरह जाए नहीं। ये भी हो सकता है कि ये सारे जो डर हैं ये एक स्पेक्ट्रम में मूव करके, आगे मूव करके क्लिनिकल एंजाइटी या क्लिनिकल डिप्रेशन बन सकते हैं। जब मैं क्लिनिकल बोल रही हूँ, इसका मतलब उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, उनको एक एक्सपर्टीज की, उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन के अंदर ही एंटी डिप्रेसेंट्स लेने चाहिए। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो साइकेट्रिक लेवल पे आ जाती हैं। आगे हम और बात करेंगे कि एज हेल्थ केयर वर्कर्स और क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारे ये मानसिक व्यथा या संकट, ये चीज़ें हमें कौन कौन सी, मतलब ये स्पेक्ट्रम में एक एंड से दूसरे एंड तक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट कर सकती हैं एज हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल्सो। तो आप अगर नंदिनी ने काफ़ी मैसेज लिखा है, members can be reminded of all positive things. All the positive things. Yeah. हाँ जी, तो कह रहे हैं कि सब पॉजिटिव थिंग्स की कांस्टेंट केयर है। जब तक पेशेंट को अस्पताल लेके आए थे
उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल किया था। और एक दूसरे का ख्याल रखना, कि एक दूसरे का ख्याल रखना while taking care of patient, also looking at caregiver। विनी जी ने बहुत अच्छा important point raise किया है यहाँ पे। तो एक और चीज रोहित जी ने कहा है कि डे टू डे टीवी चैनल पर कोविड से रिलेटेड ये सारी चीजें सुन के फैमिली मेंबर को वरी होती है। तो आजकल हमारा एक पैंडेमिक के साथ में जो इन्फोडेमिक चल रहा है व्हाट्सएप से, उससे भी एंजाइटी, स्ट्रेस फैमिलीज पे, पेशेंट्स पे बढ़ती जा रही है। तो थैंक यू फॉर दीज पॉइंट्स, ये इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए। अगर आपको याद होगा, मैंने अपने जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी उसमें हमने देखा था कि कौन से लोग हैं जो कोविड अक्वायर करने के रिस्क पे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कौन से लोग हैं जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पे के लिए हाई रिस्क पे हैं। जो पेशेंट्स अकेले क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में, अकेले बिना परिवार से किसी कनेक्ट, सिर्फ मोबाइल होना, और बैटरी नहीं है, किस नर्स को बोल के मैं बोलूँ कि बैटरी कनेक्ट कर दो मेरे मोबाइल फ़ोन की ताकि मैं अपने फैमिली से बात कर लूँ। तो जो आइसोलेटेड हैं, क्वारंटाइंड हैं, उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो घबराएंगे। सोसाइटी एज अ होल घबराई हुई है। तो इसीलिए आपको व्हाट्सएप में अलग अलग तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। कई मैसेजेस बहुत ऊटपटांग मैसेजेस भी हैं जो आप और हम समझ सकते हैं, पर जो ले पर्सन हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो सोसाइटी एज अ होल डरी हुई है। तो पर हायर रिस्क में हैं जिनको ऑलरेडी इलनेस हो चुकी है, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो 65 इयर्स के ऊपर हैं, जिनके मल्टीपल कोमोबिडिटीज हैं, वो ऑलरेडी डरे हुए हैं बाकी लोगों से ज़्यादा कि अगर हमें कोविड हो गया तो हम शायद बचेंगे नहीं, शायद हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें कोई अटेंशन भी नहीं पे करेगा, क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि जो उम्र वाले हैं या 2-3 बीमारियां हैं उनका इलाज कोई करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास बेड्स की शॉर्टेज है, मैन पावर की शॉर्टेज है। और दूसरे जो लोग हैं एट रिस्क, वो लोग हैं जो पास्ट में किसी को खो चुके हैं। उनके लिए जब वापस कोई फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव होता है और वो आइसोलेशन में जाता है, तो उन लोगों के लिए हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। जिसने किसी फॉर एग्जांपल मेरी कज़न 36 थी, शी लॉस्ट हर, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो डॉक्टर्स बायोप्सी ले रहे थे और उन्होंने एक आर्टरी पंचर कर दी एंड ही ब्लेड टू डेथ। विदिन 6 months उसके फादर को क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया था। 6 महीने के बाद उसके फादर की डेथ हो गई। और तो ये 2 बैक टू बैक चीज़ें आने के बाद, उसके बाद उस लड़की की हिम्मत टूट गई। और जब 1 साल के बाद जब वही टाइम आया, वो नवंबर के आसपास था, थैंक्स, ये वो लोग यूएस पे थे, तो जैसे ठंड होनी शुरू हुई, जैसे लोग त्योहारों की तैयारियां करने लगे, उसने अपने हस्बैंड को उस टाइम पे लूज किया था। तो जब सब कुछ ऐसा शुरू होने लगा तो उसकी सारी नेगेटिव थॉट्स वापस आने लगी। तो जिन लोगों ने अपने लाइफ में लोगों को लूज किया है, ज़रूरी नहीं टू कोविड, किसी को भी, उनके लिए ये ज़्यादा खतरे वाली बात है। और दूसरा हेल्थ केयर वर्कर्स और केयरर्स। अब आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि एज हेल्थ केयर वर्कर्स हम लोग किन चीज़ों से, हमारे मन में क्या आता है अगर हमें कोविड-19 के वार्ड में पोस्ट किया जाता है। आप चैट बॉक्स में डालेंगे।
तो डॉक्टर गीतिका कह रही हैं कि फियर फॉर आवर फैमिलीज, हेल्थ केयर वर्कर्स को ये चिंता होती है कि हम ये इन्फेक्शन शायद अपने लव्ड वंस के पास ना लेके जाएं जब हम काम से घर आते हैं तभी। बिल्कुल। थोड़े- जब हमारे खुद के, एक्चुअली दिस इज द कॉमन थीम दैट वी नोटिस्ड सारे बैचेस में, कि हम अपनी हेल्थ की उतनी चिंता नहीं करते कि मुझे इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन हम इस बात के बारे में डरे हुए रहते हैं कि हमारी फैमिली को कुछ ना हो जाए, स्पेशली जो एल्डर्स हैं फैमिली में उनके। हाँ, और सबसे ज्यादा जो लोग एट रिस्क हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और 10% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा जिनकी डेथ हुई है वो एनेस्थेटिस्ट हैं या आईसीयू में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स नर्सेस दोनों। डॉक्टर गीतिका ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है डॉक्टर चारू, कि जी। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट पोजेस अ डिफिशिएंट एफिकेसी एट वर्क। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अपने काम में कि हमने अपना नहीं काम मिलती अच्छी है। तरह से किया है, तो एक काइंड ऑफ देयर इज अ फीलिंग ऑफ, वो एक वॉइड हेल्थ केयर वर्कर्स में आ रही है कि हमें जो खुशी अपने काम में मिल रही थी, हाँ, संतोष मिल रहा था। हाँ, हाँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इट्स अ कई वेरी चीजें तो मैंने, सेंसिटिव। हाँ, तो हम और कोई कोई पूछता है हम लोगों को, जब स्टार्ट हुआ था जनता कर्फ्यू, मोदी ने बोला था ताली और थाली फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स बजाएंगे, दिए जलाएंगे इनके लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया मंदिर मस्जिद सारे खाली हैं क्योंकि भगवान घूम रहे हैं, पर अभी उन्हीं लोगों को भगाया जा रहा है, सोसाइटी से बाहर निकाल रहे हैं कि तुम मत आओ, तुम्हारे साथ कोविड आ जाएगा हमारी सोसाइटी में। तो एक तरफ रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स और नर्सेस पे है, पर डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ इल ट्रीटमेंट भी हो रहा है बाय सोसाइटी, और वर्कलोड बढ़ गया है। और नंदिनी जी कह रही हैं कि कभी कभी ऐसे ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है क्योंकि हम एक साइकोलॉजिस्ट का काम भी कर रहे हैं। In addition to our medical care for COVID, we are also fulfilling the role of a psychologist, filling the gap of communication between family and patients. क्योंकि ये सब साथ में नहीं हो रहा है, तो अलग हमें पेशेंट को सपोर्ट करना है और फैमिली के कॉन्वर्जेशन में अलग एक और सेपरेट टाइम पे फैमिली को सपोर्ट करना है। एब्सोल्युटली, ये बहुत, क्योंकि अगर फैमिली को करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, उनकी अनसर्टेनिटी कम होती है, तो हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलती है। और डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है। और अभी हम पीपीई से ढके हुए हैं और उसके बावजूद भी 6 फीट के डिस्टेंस से हमें बात करनी है। तो अगर किसी ने हेलमेट पहना होता है तो, और वो बोल रहा होता है, तो मुझे तो नहीं सुनाई देता, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को सुनाई देता है या नहीं देता, या तो वो जो फेस शील्ड लगाते हैं वही वॉइस को ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम करना चाहें भी तो ये चीजें बैरियर हैं कम्युनिकेशन में। और नेचुरली थोड़ा सा इस चीज के साथ भी डर लगता है कि अगर उनको सुनाई नहीं दिया, अगर उनको समझ नहीं आया, अगर वो बाद में गुस्सा हुए और अपनी फैमिली को ले आए और हमें पीटने के लिए, हम फिर क्या करेंगे। और मैं बहुत ऑनेस्टली पीटने की बात कर रही हूँ क्योंकि काफी डॉक्टर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट में जगह जगह पे पेशेंट से पिट चुके हैं। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर से कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कुछ ज्यादा ही लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं कि रमेश गुजर गए हैं, और पर पैलिएटिव केयर में आपने जब आगे सेशंस हुए थे तो आपने देखा होगा कि पैलिएटिव केयर के अंदर सिर्फ पेशेंट की जिम्मेदारी नहीं है हमारे पे, उनके फैमिली की भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये और किसी स्पेशलिटी में ऐसा नहीं होता है। पेशेंट आपके पास आया और गया, पर पेशेंट पैलिएटिव केयर के पास आया तो वो हम एक कनेक्ट बनाए रखते हैं, चाहे फोन से बनाएं या हम उनको, अगर वो किसी और स्टेट से आए हैं तो उनको हम लोकल पैलिएटिव केयर
सेंटर का नंबर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें वो हैं। तो ये स्लाइड जो है ये इम्पॉर्टेंट है फैमिली के लिए। तो ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान एकदम से हेल्दी है और एकदम से इल नहीं होता, हर चीज़ का एक प्रोग्रेशन होता है और हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से कोई पर्टिकुलर बंदा कौन से रेंज में है। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ग्रीन हेल्दी के नीचे आप देखेंगे तो लिखा है नॉर्मल मूड फ्लक्चुएशंस, तो इमोशंस इफेक्ट होते हैं। फिर सेंस ऑफ ह्यूमर, परफॉर्मिंग वेल, इन कंट्रोल मेंटली। सो आपका थॉट प्रोसेस, कॉग्निशन, कि आप डिसीजन सही ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हेल्दी पर्सन मतलब ये किसी भी स्पेक्ट्रम में, बस इसको ये डिवाइड किया गया है दिखाने के लिए कि इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारा फंक्शन, हम अपना जॉब पूरी तरह कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे आप देखेंगे सेकंड, फोर्थ फिजिकली वेल, गुड एनर्जी लेवल। रिएक्टिंग के नीचे आ जाता है मसल टेंशन, हेडेक है, लो एनर्जी है। इंजर्ड में आते हैं कि एक्स एंड पेन्स होने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा थकान महसूस होती है। और जब मेंटली कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो हो सकता है कोई फिजिकल इलनेस डेवलप हो जाए, हो सकता है ब्लड प्रेशर शुरू हो जाए, या कहीं एक्स एंड पेन्स हो जाए, या वो उनका बेड से निकलने का मन ही नहीं करे। और लास्ट में जो कॉलम है वो है कि कैसे लोग कोप करते हैं। तो अगर कोई हेल्दी है तो उसके लाइफ में अगर कोई लॉस हुआ है तो वो हेल्दी तरीके यूज़ करेंगे कोप करने के लिए, कि गैम्बलिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल अगर ड्रिंक करते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। रिएक्टिंग में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है जब इंजर्ड, आपका डिस्ट्रेस बढ़ गया तो आपका अल्कोहल कंजम्पशन और ये चीज़ें थोड़ी सी कंपल्सिव हो जाती हैं। और अगर आप इल हैं तो दिस कैन एक्चुअली लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स, फैमिली तक इफेक्ट होने लग जाती है बाय पीपल हु आर अल्कोहलिक्स। सो ये स्लाइड कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमोशन से, थॉट से, उनके एक्शन से। ये कैजुअली फैमिली से पूछ कर कि आप कैसे डील कर रहे हैं इस सिचुएशन से, आप कैसे कोप कर रहे हैं। हम ये चीज़ें पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स है वो कौन सी पोजीशन पे है। और जैसे वो रेड साइड पे आते हैं, इल वाली साइड पे, तो हमें अलर्ट होना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम फैमिली मेंबर के लिए ज़्यादा हो सकती है। तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ये प्रॉब्लम स्टार्ट तो दिमाग में होती है, दिल में या दिमाग में, मन में, पर स्टार्ट भी वहां होती है, पर एक्सप्रेस कहाँ पे हो सकती है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है। आपको जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, इमोशनल फैक्टर्स हैं, वो स्ट्रेस फील करते हैं, हमेशा एंग्शियस रहते हैं। छोटी छोटी चीजें जो नॉर्मल लोगों को एंजाइटी नहीं देते, उनके लिए ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो सकती है। लो मूड, इरिटेबिलिटी, टेंशन में गुस्सा होना, ये मेरे फादर का कैरेक्टरिस्टिक है। फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बार बार एसिडिटी हो सकती है, एक्स एंड पेन्स। और बिहेवियर हमने जैसे देखा था, खाने पीने में, लाइफ में, कोपिंग मैकेनिज्म में। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कोई और प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है, कोई है फैमिली में जिसको डिप्रेशन है, और अगर वो रमेश की फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उनका डिप्रेशन वर्स होकर सुसाइडियल आइडिएशन तक जा सकता है, वो सुसाइड के बारे में सोच सकते हैं। और क्रॉनिक इलनेसेस, ब्लड प्रेशर है,
बढ़ सकता है, शुगर का कंट्रोल और मुश्किल हो सकता है, और एडिक्शन, अल्कोहल और बाकी सब्सटेंसेस के साथ घर में आकर अपनी वाइफ को मारना। अब रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं? ये चीजें वो हैं जो आप और मैं नहीं कर सकते। हम सारे आजकल सुपर स्पेशलिटीज आ गई हैं हर चीज के लिए, तो हम हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, तो हमें अपने कलीग्स का हेल्प लेने का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ हमें लगे कि पेशेंट या फैमिली मेम्बर एजिटेटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, या सुसाइड की बात कर रहे हैं किसी से, तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं। इन लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फैमिली अगर वो पेशेंट, हमारे इंडिया में मेंटल इलनेस एक स्टिग्मा माना जाता है, ये इंसान दिमागी तौर से कमज़ोर है, ये ब्लेम किया जाता है, तो लोग बताते नहीं हैं। बट फैमिली मेम्बर्स को हम बोल सकते हैं कि अगर वो इस तरह की कॉन्वर्सेशन घर में हो आपके, तो आप प्लीज़ हमें वापस इन्फॉर्म करिए, या एक ये पर्टिकुलर डॉक्टर हैं, इनको कांटेक्ट करिए हेल्प के लिए। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं, ताकि हम प्रॉपर एक्शन या प्रॉपर गाइडेंस दे सकें लोगों को। अब जब हमने डिस्ट्रेस की बात की, तो कैसे मेजर करें डिस्ट्रेस? सब्जेक्टिव ये होता है, जैसे दर्द, सेम चीज के लिए किसी को कम दर्द होगा, किसी को ज्यादा। वैसे ही सेम सिचुएशन में किसी इंसान के लिए डिस्ट्रेस कम होता है या डिस्ट्रेस ज्यादा होता है। तो ये भी एक स्केल है, 0 आउट ऑफ 10 मतलब कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई व्यथा नहीं है, कोई संकट नहीं है, और एक्सट्रीम डिस्ट्रेस 10 आउट ऑफ 10, ये डेंजरस टेरिटरी है। तो ये जो डिस्ट्रेस थर्मामीटर था, ये पहले कैंसर सेंटर, नेशनल कैंसर सेंटर ने यूज किया था, पर ये किसी भी क्रॉनिक इलनेस के लिए यूजफुल होता है, एंड आइडियली हर हफ्ते ये रिपीट किया जाता है, जहाँ आप फॉलो अप कर सकते हो। तो अगर कोई बोले मेरा डिस्ट्रेस 4 के ऊपर है, तो उनको सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, इन तीनों के पास भेजना ज़रूरी है। और जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था कि डिस्ट्रेस कहाँ कहाँ मैनिफेस्ट हो सकता है, तो उसी तरह डिस्ट्रेस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। चाहे डिस्ट्रेस हमें मन में, दिल में महसूस होता है, तो आपने यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, और ये फ्री एक्सेस है। आप गूगल करेंगे डिस्ट्रेस थर्मामीटर तो आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि घर में डेली वेजर है, वही केयरर है, वो क्या करेगा, या अगर क्वारंटाइन में भेज दिया रमेश की फैमिली को, और घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको कौन देखेगा, वो बाद में है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप अगर नोटिस करें, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी डिस्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं हैं। और स्पिरिचुअल कंसर्न्स, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। और आपने देखा है आपके स्क्रीन के राइट साइड पे अपीयरेंस, पेन, बॉडी इमेज चेंजेस, ये सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिससे मानसिक पीड़ा पैदा हो सकती है। तो आप ये पेशेंट को दिखा सकते हैं कि मार्क कर दो आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ देती हैं। अब हम अगर कोई बोले मेरी बेटी की शादी की टेंशन है मुझे, तो हम शादी तो नहीं करा सकते, पर हम बात कर सकते हैं उनसे, हम ताकि उनका मन हल्का हो जाए। बट फिजिकल प्रॉब्लम्स तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि डिस्ट्रेस किस पार्ट से आ रहा है हमारे लाइफ के। और ये एक और टूल है, अगर आप देखें कि फैमिली नॉर्मल तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है, कोई गुस्सा है, कोई डर रहा है, कोई पूरा टाइम रो रहा है, तो
ये एक नर्स प्रोटोकॉल है, एक्रोनिम है कि नेम द इमोशन। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि एक बेटा मदर बीमार थी और डॉक्टर्स पूरा दिन राउंड के लिए नहीं आए, तो जब शाम को आए तो बेटे ने उनको जम के झाड़ लगा दी कि मेरी मदर हॉस्पिटलाइज है और कोई उनको देख नहीं रहा, नर्सेस को बुलाओ तो वो इतना टाइम ले रहे हैं, तो हमें यहाँ से आपके हॉस्पिटल से जाना है, आपका हॉस्पिटल बेकार है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम इनको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो पर इस ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता तो वो बोलते कि मुझे दिख रहा है कि आप गुस्से में हैं, हम क्या बैठ के बात कर सकते हैं कि आपको ये क्या चीज़ है जो आपको जिसको देख के आपको गुस्सा आ रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि गुस्से के पीछे कोई और कंसर्न हो, फियर हो। पूरा दिन किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, नर्स ने नहीं देखा, नेचुरली हम डरेंगे। हम इतने सारे पैसे खर्च करें एक हॉस्पिटल में अपने फैमिली मेंबर को लाकर और कोई डॉक्टर नर्स अटेंड नहीं कर रहा, तो गुस्सा होना वाजिब भी है और डर भी है कि हॉस्पिटल में होते रहते हुए कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो पेशेंट का इमोशन है वो कितना स्ट्रेस पैदा कर रहा है उनके लिए, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कितना पैदा कर रहा है। और हमें चारू जी एक क्वेश्चन आया है क्लैरिफिकेशन के लिए। नंदिनी जी पूछ रही हैं कि हम जब इमोशनल डिस्ट्रेस के सिम्टम्स लिस्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये पूछा है कि some of the symptoms which we use to assess depression are also listed, as well as depression is also listed as one of the things. So how do we go about listing them? तो थोड़ा clarification अगर हम कर पाए कि depression as a clinical feature, depression जो है already, और बाकी जो symptoms जो depression के साथ associated हैं लेकिन separately भी exist कर सकते हैं बिना depression के, we can just clarify that. ये टर्म जो डिप्रेशन है ये कई बार बहुत लूजली यूज किया जाता है। जब कोई दुखी होता है, देयर सैड, तो या हम आपस में बात करते हैं यार आज डिप्रेशन सा हो रहा है, मूड ठीक नहीं है, तो ये हम लूजली यूज कर सकते हैं। पर जैसे आप इमोशनल प्रॉब्लम्स के अंदर आप बाकी देखें, फियर, नर्वसनेस, सैडनेस, और ये डिप्रेशन, मान लीजिए क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो और वो पेशेंट बोले कि हाँ मेरे को डिप्रेशन है और नॉर्मल सिचुएशन में मैं इस चीज के साथ डील कर सकता था, अब मेरे से डील नहीं हो रहा, तो वो इसको टिक कर सकते हैं, इस पॉइंट को। I think that clarifies it nicely, Nandini ji. कि these symptoms can be over and above the underlying baseline. और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को डिप्रेशन ना हो और वो केवल डर महसूस कर रहे हों। तो जैसे डॉक्टर चारू ने कहा कि we'll use it in the context that the patient understands it. अगर पेशेंट को मालूम है तो उससे above, over and above कौन से हैं सभी, all of this adds to the thermometer measurement. Thank you, Dr. Charu. Okay. So हम नर्स प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे थे, ये एक्सप्लोर करने का कि भाई ये डिस्ट्रेस का कारण क्या है, और कई बार ये जो कॉन्वर्सेशन, अगर हम ये सवाल पूछें तो इमीडिएट रैपो बन जाता है। आप जैसे बोले सेकेंड लाइन है अंडरस्टैंडिंग द इमोशन, मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि मैं तो सोच भी नहीं सकती आप पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि मैं कभी उस सिचुएशन में रही नहीं। तो कहाँ पे आप पैसे की चिंता कर रहे हैं, इलाज की चिंता कर रहे हैं, जिंदगी की चिंता कर रहे हैं, तो या आई कैन इमेजिन आपके लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। तो हम ये कोई खास स्पेसिफिक चीजें नहीं है जो आपको रट कर जाना है। एक दोस्त की तरह आप जाकर अगर ये कुछ भी पूछें उनसे, तो किसी से बात करके उनका डिस्ट्रेस कुछ हद तक कम हो जाता है।
तो सपोर्ट, अब हम जो चीज़ें मुझे सपोर्ट करती हैं, इमोशनली सपोर्ट करती हैं, वो ज़रूरी नहीं है किसी और को सपोर्ट करें। तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि जब आपकी लाइफ में पहले कभी आपको तकलीफ महसूस हुई है तो आप क्या करके आपको सांत्वना मिली। कोई व्रत रखकर, मंदिर में जाकर, या आपके फैमिली में कोई बहुत क्लोज है जिससे आप अपना डीपेस्ट सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं और वो कंफर्टेबल आपको फिर तकलीफ आपकी कम हो जाती है। तो आप जो पहले यूज कर रहे थे, आइए हम उनको हिंट दे सकते हैं कि गो बैक एंड थिंक, क्योंकि उनके दिमाग में फिलहाल बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अपना ध्यान खुद रखना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना उस समय उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। तो हम ये चीजें उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या हेल्प करता था। और कई बार हम फैमिली को ये भी बोल सकते हैं कि ये शायद ये जो बच्चे हैं ये रमेश के बहुत क्लोज थे। जो उनका छोटा बेटा था वो बाहर था, वो आया है, उसको गिल्ट हो रहा है। मुझे डर है कि इनकी कंडीशन, इनकी मेंटल कंडीशन वर्स हो सकती है। तो आप इन पे नज़र रखें। अगर ये कभी बात करें कि या मेरे को भी कोविड हो जाता तो ठीक होता, तो ऐसे अगर कोई बात करे, या कि मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है, इस दुख या दर्द को झेलने के से बेटर है, तो हम फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हैं कि इन पे आपको नजर रखने की जरूरत है। अगर वो इस तरह की बातें करें तो प्लीज गेट इन टच विद अस, या गेट इन टच, हम कोई फोन नंबर्स दे सकते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लोगों में बहुत आ रहा है। कई डॉक्टर्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग हैं, एक आदमी को शक था कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो वो घर के बाहर निकल के उसने अपने आप को आग लगा ली पेट्रोल डाल के। ये सही कहानी है, आई मीन कहानी नहीं है, ये सही इंसिडेंट है जो ये हो चुका। और वो अपना कोविड टेस्ट देकर आया और बाद में आया है कि वो टेस्ट नेगेटिव था, पर उसके मन में डर इतना था कि वो अपने परिवार को भी ये दे देगा कि उसने बाहर जाके सड़क पे अपने आप पे पेट्रोल छिड़का और अपने आप को आग लगा ली। तो ये चीज़ें हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए और एक रैपो दोस्ती बनाने के लिए। तो हम अब रमेश और रमेश की फैमिली को छोड़ के हम डॉक्टर्स और नर्सेस पे आते हैं। जो डॉक्टर है उसको बोल दिया गया है, ये भी ये भी एक रियल इंसिडेंट है कि जब डॉक्टर ड्यूटी के बाद वापस आया, उसके सोसाइटी वालों ने कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आप अपने साथ कोविड वायरस वुहान वायरस लेकर आए हो और हम सबको कोविड हो जाएगा, तो आप घर खाली कर दो। या ये भी देखा गया है कि कई जब डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए गए हैं तो उन पे पत्थर फेंके गए हैं, उनको वहां से भगा दिया गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अमित शाह जी ने बोला है, उनको खुद को इस समय कोविड हो रखा है, पर उन्होंने बोला कि अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर पे उनको हार्म पहुंचाता है तो 3 से 5 लाख का फाइन देना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज सम प्रोटेक्शन, क्योंकि शुरुआत में तो सब बहुत खुश थे, अब जब वो रियलाइज कर रहे हैं कि मेडिकल साइंस लिमिटेड है और हम लोग भगवान नहीं है, तो वो वापस उनका गुस्सा हमारे पे आ रहा है। अब नर्स कहती है मैं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर भी मेरे से परेशान है, मैं बाहर जाके फैमिली को भी इंफॉर्मेशन देती हूँ तो वो मेरे पे चिल्ला कर मेरे से बात करते हैं। मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में? मैं तो मेरी तो जिंदगी यूजलेस है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कुछ ऐसा? जरूरी नहीं है कोविड-19 के सिनेरियो में, ये डिस्ट्रेस वर्क प्लेस में या कहीं भी सोसाइटी की तरफ से ही आ सकता है। आप चैट बॉक्स में डालना चाहेंगे
कि आप लोगों को पर्सनली क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा, या आप जानते हैं कि किसी को ऐसा में आपके कोई कलीग हो जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो। डॉक्टर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डिस्ट्रेस बहुत हाई है, क्योंकि हम इस लाइन में आए थे अपने पेशेंट्स की लाइफ बचाने के लिए या उनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और हम वो अप्रोप्रिएटली कर नहीं पा रहे हैं, तो इससे भी डिस्ट्रेस हो सकता है। डॉक्टर गीतिका ने मेंशन किया था कि एक फीलिंग आती है कि हम जितना एफिशिएंटली काम करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो आज ये सिचुएशन जो नर्स ने अभी ये कहा है कि मैं जो भी करूं किसी को हेल्प नहीं होता है, ये वही डिस्ट्रेस को इलस्ट्रेट कर रहा है कि हम अपने आप वेरी से ट्रू, हाँ वेरी ट्रू, बिकॉज यहाँ मल्टीटास्किंग हो रही है। नर्स सिर्फ नर्सिंग नहीं कर रही हैं, नर्स कम्युनिकेशन का कंपोनेंट कर रही है, जो आमतौर पर डॉक्टर करते हैं, या जिस हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट होता है वो करते हैं, पर यहाँ पे नर्स मल्टीटास्किंग करती हैं। और इनवेरिएबली मैंने अपने प्रोफेशन में देखा है कि पेशेंट्स का बॉन्ड डॉक्टर्स से कम होता है और नर्सेस से ज्यादा होता है। नर्स ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं पेशेंट के पास, तो पेशेंट्स उनसे अपनी मन की बातें ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो हमें अपनी नर्सेस का ध्यान रखना है, हम जो भी यहाँ नंदिनी डॉक्टर्स जी हैं इस कह टीम रही में। है कि जब ऐसे डिस्ट्रेस होता है तो हमारे सीनियर्स के साथ डीब्रीफ करने से थोड़ा रिलीफ मिलता है। कभी कभी हमारे कॉलीग्स के साथ, हमारे टीम में जो भी हो, हमें शायद पता चल जाए कि कोई एक बडी है जिसके साथ डीब्रीफ कर सके, या कोई ऐसे सीनियर बिल्कुल है जो हमारी इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट कर सके। बिल्कुल, ये थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये आगे आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन आप ही अपने चैट बॉक्स में कमेंट्स डाल के पूरी कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। तो जैसे हमने प्रूव किया कि मतलब हमने बात की कि कैसे स्टिग्मा हो रहा है डॉक्टर्स पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे। यहाँ पे डॉक्टर चित्रा वेंकटेश्वरन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये शी इज़ अ साइकियाट्रिस्ट। ये प्रेजेंटेशन पैली कोविड केरला के लिए उन्होंने बनाई थी, और जब उन्होंने ये पिक्चर दिखाई थी तो उन्होंने बताया था कि वो जब अपने घर आती हैं काम खत्म करने के बाद, वो साइकियाट्रिस्ट हैं, she is not posted in with COVID patients, पर जब वो आते हैं तो जो और लोग होते हैं वो स्माइल करते हैं, हेलो करते हैं, पर लिफ्ट में उनके साथ घुसते नहीं हैं। डॉक्टर चित्रा अपने आप लिफ्ट में जाती हैं और बाकी लोग सेकंड लिफ्ट या उसके बाद जाते हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग कह लो या क्या, तो ये डॉक्टर चित्रा ने भी एक्सपीरियंस किया है। तो ये एजुकेटेड लोगों के बीच के दिमाग में भी ये स्टिग्मा और ये फॉल्स कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत डरे हुए हैं और इर्रेशनल एक्शंस ले रहे हैं। हमारी कॉलोनी में एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं जिनको वो शादी पे गए थे, 3 पॉजिटिव निकले, एक नेगेटिव था। तो हमने कहा कि ये बाहर नहीं निकल सकते, तो अगर उनको ग्रोसरी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए या खाना बना हुआ चाहिए तो प्लीज इन्फॉर्म कर दें। तो किसी ने बहुत गुस्से में मेरे को एक्सक्लेमेशन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स और इमोजी करके मेरे को मैसेज दिया कि चौथा बंदा भी क्वारंटाइन में है। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, कोरोना ह्यूमंस को मार रही है, ह्यूमैनिटी को थोड़ी मारना चाहिए। खाना बना के दरवाजे के सामने छोड़ देंगे, वो अपने आप उठा लेंगे। You don't have to come in contact with the COVID patient to be able to help them. तो ये तो पढ़े लिखे लोगों में इतना वहम है, या तो वो बिल्कुल ही कैजुअल हो रहे हैं या पैरानॉइड लेवल पे जा रहे हैं सब लोग। सो ये कुछ टर्म्स हैं। मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से फटाफट इसको कवर करती हूँ, क्योंकि हमें
थोड़ा सा हम ओवरशूट कर जाएंगे। सो मॉरल डिस्ट्रेस है कि हम अपने पेशेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये ज्वाइन किया, पर किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे पास बेड्स की शॉर्टेज है, 3 बेड्स हैं, हम किसको अलॉट करें ये बेड, जिसका रिकवरी का चांस ज़्यादा है या दूसरा। अगर हम 75 ईयर ओल्ड विद हाइपरटेंशन को बोल दें कि हमारे पास बेड्स नहीं है, कहीं पे तो हमें भी तकलीफ होगी उनको बोलते हुए कि कल को अगर मेरे फादर ऐसे आएंगे तो उनको भी यही बोल दिया जाएगा कि बेड्स नहीं है। तो ये मॉरल डिस्ट्रेस हमारे लिए, क्योंकि हम जिन वैल्यूज के साथ इस प्रोफेशन में आए हैं हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें मॉरल डिस्ट्रेस महसूस हो सकता है। दूसरा है कंपैशन फटीग। हम जब भी किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो सब के अपनी अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी होती है। हमें सिखाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव रहो, ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो, फैमिली के बारे में ज़्यादा मत पूछो, पर हम केयर करते हुए अपना दिल का एक टुकड़ा उनको छोड़ के जाते हैं, उनके पास छोड़ के जाते हैं। और अब हम जब इतने सारे पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी तरह से कर रहे हैं, तो हमें अपने लिए भी थोड़ा सा कंपैशन चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि मेरे से आज खाना नहीं बनाया जा रहा, इस खिचड़ी खा लो बनाकर, मैं रोटी सब्जी नहीं बना सकती, इसमें गिल्ट की बात नहीं है, या हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा थर्ड टर्म है बर्नआउट। ये बर्नआउट इनवेरिएबली आपके वर्क एनवायरनमेंट में से आता है। कंपैशन फटीग डायरेक्ट पेशेंट रिलेशन से आता है। मॉरल डिस्ट्रेस एक लार्जर कॉन्सेप्ट से आता है कि हमारे वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। पर बर्नआउट में ये है कि हमारे पास किसी डिपार्टमेंट में नर्सेज नहीं है, किसी में बेड्स नहीं है, मैनेजमेंट से आप बहस करते रहो। तो ये बर्नआउट के तो बहुत सारा बर्नआउट हो रहा है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों में, क्योंकि हम वी आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। हमें लगता है अब मेरे बस में नहीं है, मेरे से और नहीं होता। और आप जैसे आपने मेंशन किया कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलती है। और अगर हमारे दिमाग में ये बर्नआउट, ये भी डिस्ट्रेस के अंडर आता है। अगर हम बर्नआउट के फेज में हैं तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ किसी को हेल्प कर रहे हैं। और डीपर्सनलाइजेशन होता है कि आप मैकेनिकल हो जाते हो अपने काम में, नोट्स लिखना, ड्रग्स लोड करना, पेशेंट के साथ इमोशनली इन्वॉल्व ना होना, वापस रमेश एक नंबर बन जाएगा, बेड नंबर सो एंड सो, या वो कोविड पेशेंट जो खिड़की के पास वाले बेड पे। तो और हम सिनिकल हो जाते हैं, ये क्या फ़ायदा है ये सब चीज़ें करने का, हमने तो ऐसे किया था और हमें मौका नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी शेयर की कि काफ़ी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या क्या स्ट्रेसेस हो रहे हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ के मॉरल डिस्ट्रेस का, कंपैशन फटीग का और बर्नआउट का, ये इंडिकेट करते हैं कि हमें उस लेवल तक पहुंचना नहीं है, हमें ये समझना है इन टर्म्स को, और अपने आप पे अटेंशन देना है। दैट इज नॉट सेल्फिशनेस। आप अपना ध्यान रखेंगे तभी किसी और का ध्यान रख सकेंगे। तो और सैलरी नहीं मिल रही, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने सुना है दिल्ली में डॉक्टर्स और नर्सेस को 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, कर्नाटका में रेजिडेंट डॉक्टर्स को बहुत महीनों से सैलरी नहीं मिली, पर सब लोग जॉब पे आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम सब ने ओथ लिया है। बर्नआउट खासकर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बर्नआउट के जो फीचर्स हैं वो डिप्रेशन से कंफ्यूज किए जा सकते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, लो मूड, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ हैविंग अकम्प्लिश्ड एनीथिंग।
तो बर्नआउट के लिए यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क, और डिप्रेशन के लिए यू नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट टू गेट मेडिसिन। बर्नआउट के लिए मेडिसिन नहीं है। फिर एक चीज़ है कॉल्ड स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। हम लोगों का बहुत लोगों को रिलीजन से उनके जीवन का महत्व, मीनिंग ऑफ देयर लाइफ उनको रिलीजन से मिलती है। उनका स्पिरिचुअल पाथ उनको उनका रिलीजन सिखाता है कि कैसे करना है। पर अगर कोई किसी पर्टिकुलर भगवान में विश्वास नहीं करता और कहते हैं शायद भगवान है ही नहीं, पर वो ये एक्नॉलेज करते हैं कि एक डिवाइन फोर्स है, एक शक्ति है हम सबसे ऊपर, वही उन्हीं से कनेक्ट अगर होना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, हर जने के लिए एक अलग चीज़ है। मेरे लिए एक टाइम पे जब ज्वाइन किया था तो पैलिएटिव केयर करना मेरे को एक पर्पस ऑफ, मेरा बेटा भी मेरे को कहता है आप घर बैठे हुए हो, तबीयत का, हॉस्पिटल जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जाकर किसी पेशेंट का पेन ठीक करके आते हो तो आप खुश आते हो घर पे, तो हॉस्पिटल जाओ। मेरे ऐसी एडवाइस मिलती है। तो इट इज़ वेरी प्राइवेट, समटाइम्स इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मेरी जो पूरी फैमिली है वो बहुत रिलीजियस है और मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मंदिर में बैठ के दिया जलाना और ये नहीं, तो मेरे को पिक किया जाता है कि ये तो बिल्कुल नालायक है इसका। पर आई हैव अ स्पिरिचुअल मीनिंग, एक चीज़ है जो मेरे को ऊपर वाले से कनेक्ट करती है। मेरा काम, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए पेशेंट, आपका जॉब आपको उतनी सेटिस्फैक्शन देता होगा। तो ये बहुत डिटेल स्लाइड है, मैं आगे नहीं जा रही क्योंकि टाइम की कमी है। तो हम हमने अब ये डिस्ट्रेस के कंपोनेंट्स हमने देखे, तो अब हम इसके लिए करें क्या? हाउ डू वी हेल्प ourselves and how do we help others? तो आप अंदर जाएं, इंट्रोस्पेक्शन करें, अंदर देखें। बाहर हमें फिजिकल डिस्टेंस हो गया, पर आजकल जूम और अभी राखी का त्योहार था, मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने सेलिब्रेट करते हैं। हमारे फैमिली में सब लोग इकट्ठे होते थे। इस बार हम लोग सब जूम पे इकट्ठे हुए और हमने सबको एक दूसरे को विशेस कन्वे की। तो अब हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं टू मेंटेन अ ह्यूमन कॉन्टैक्ट और कनेक्टिंग अपवर्ड्स ऊपर वाले से, चाहे आप उनको जिस नाम से भी बुलाएं। तो ऊपर कनेक्ट करने से आपके लाइफ में मीनिंग आ सकता है। पर जैसे हमने, मैं आगे चलती हूँ इसके, जैसे आपने एक सजेशन दिया था कि डीब्रीफ करें। मैंने अपने प्रैक्टिस में नोटिस किया है, कई स्टाफ नर्सेस, सीनियर स्टाफ नर्सेस या जो इंचार्जेस हैं वो ध्यान रखती हैं कि ये नई नर्स आई है, ये बहुत जूनियर है और वो पेशेंट सफ़र कर रहा है और वो लड़की भी सफ़र कर रही है, उसको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं कर पा रही। तो वो जाकर जो नर्स इंचार्ज है वो अपने जूनियर का से बात करके उसको सपोर्ट देकर उसका स्ट्रेस रिलीव कर सकती है। वो रिवर्स भी हो सकता है, वो जूनियर नर्स अब सीनियर नर्स के पास जाके कह सकती है कि वो 5 साल का बच्चा है, मेरा भी बेटा 5 साल का है, मैं जब उसका ध्यान रखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की चिंता होती है, तो मेरे को आप कोई कहीं और अलॉट कर दोगे। तो इस तरह का भी एक दूसरे को सपोर्ट करना हो सकता है। शिफ्ट के डॉक्टर चारू जी, नंदिनी जी ने एक और सजेशन दिया है कि sometimes we can find ways of increasing our spiritual well-being through creativity और relationships. तो हमें हमारे वर्क के थ्रू भी मीनिंग मिलता है, लेकिन हम अपने ये क्रिएटिव साइड को और अपने रिलेशनशिप्स को फॉस्टर करके, उनको नर्चर करके भी अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटेन
कर सकते हैं, ये जानते हुए कि ये एक पीरियड ऑफ स्ट्रेस है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देके कि इसे हमें इसके लिए हमें रिजर्व बनाए रखना है। Exactly. Thank you so much for that input. जैसे ये स्लाइड इतनी मीनिंगफुल है, इसमें एक, और मैं कहीं भी कुछ एक वर्ड पढूं तो मैं उस पे 1 घंटा उसी चीज पे मैं बात कर सकती हूँ कि जो स्पिरिचुअल, मेरे लिए जो स्पिरिचुअल चीज है, स्पिरिचुअल कनेक्ट है किसी भी चीज से, जो मेरी लाइफ को मीनिंग देता है, पर्पस देता है, वो कुछ भी हो सकता है। और कोई और बोलेगा क्या बकवास है, ये नौकरी है, मैं पैसे कमा कर घर चलाना है। किसी के लिए हो सकता है कि मेरे लिए नौकरी इतनी जरूरी है कि मेरी एग्जिस्टेंस का, मेरे जीने का मकसद ये है। तो हर जने के लिए ये अलग अलग हो सकता है। हमें देखना है कि रमेश की फैमिली के लिए या हमारे टीम में डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में क्या चीज उनके लिए यूजफुल है। ध्यान ये रखना है कि हम अपनी जो हमारी जो चीजें जो मतलब जो मीनिंग देती है हमारी जिंदगी को, वो किसी और को ना दें। और हाँ, जैसे ये लिखा है ब्रिंगिंग मीनिंग इन लाइफ, तो कनेक्टिंग इनवर्ड कैन बी अपना जो मेंटल स्ट्रेस है, बाय राइटिंग अ पोएम, बाय डूइंग अ पेंटिंग, डूइंग समथिंग क्रिएटिव, गार्डनिंग, कुछ भी करके हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। ये निकालना बहुत जरूरी है। और कल मैं 50 इयर्स के आई एम गोइंग टू टर्न 50, और मैं जितने भी लेडीज हैं यहाँ पे, मैं उनको बोलना चाहती हूँ, इतना लेट मत करना डिसाइड करने के लिए कि आपकी लाइफ, पहले प्लेन में जैसे बोलते हैं ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर उसके अपने बगल में बैठे हुए इंसान का मास्क लगाएं। तो अपना ध्यान आप अभी से रखना शुरू करें। 2/3 जिंदगी कंप्लीट होने के बाद आपको ये होश नहीं आना चाहिए कि अरे यार, आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ, दैट वॉज नॉट सेल्फिश। सो लॉकडाउन, हाँ, तो मैं बस यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि लोगों के बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। वी आर लूजिंग पीपल, वी आर लूजिंग अ रिलेशन, वी आर लूजिंग आवर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वी आर लूजिंग जॉब्स। लोगों को बहुत, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सारे लोग घर बैठे हुए हैं, पैसे नहीं है, सेविंग्स में से निकाल कर जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सारे जो लॉसेस हैं, ये ग्रीफ हमें तकलीफ देते हैं। ग्रीफ का हिंदी का शब्द क्या होगा? शोक। शोक, थैंक यू। तो कोई भी लॉस हो, जरूरी नहीं है इंसान का, एक रिलेशनशिप का लॉस होने से भी हमें शोक हो सकता है। और ये जो पैंडेमिक है वो मल्टीपल लेवल्स पे हो रहा है। फिजिकल लेवल पे हो रहा है, फाइनेंशियल, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा गई है। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या होते हैं, कि कोई भी इंसान इससे इस पैंडेमिक से बचा हुआ नहीं है, चाहे बीमारी से या आपके जॉब से या आप पे प्रेशर हो रहा है, सैलरी नहीं आ रही, घर फिर भी चलाना है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और हम देख रहे हैं ऑलरेडी सुसाइड रेट्स आर गोइंग अप, और बहुत सारे डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बोल रहे हैं दैट एट द एंड ऑफ दिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विल बी द बिगेस्ट थिंग दैट वी विल हैव टू कोप विद। जैसे 9/11 में जब इतने सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग ट्रॉमा में थे। कोई अपना माइक बंद कर सकते हैं? वो भी लकी मैंने टेबल पे नहीं रखा था, नीचे जमीन पे। ये सब चीजें लोगों को अफेक्ट कर रही हैं। हमें एक सोसाइटी के लेवल पे भी ये असर करेगा। तो हम इनसे डील कैसे करें? आपके ई बुक के अंदर
2 अल्गोरिदम्स हैं। एक अल्गोरिदम है 4 पे, जो आपको बताते हैं कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या करना चाहिए कोविड-19। एक तरफ तो हमें फिजिकल केयर सिखाया जाता है, मेंटली कैसे पेशेंट को कि पेशेंट डिस्ट्रेस के किस लेवल पे है। तो जो फर्स्ट एक ग्रीन टू रेड चार्ट था, उससे कनेक्ट किया है ये। तो ये आप मैं ये पढ़ना भी मुश्किल है अभी इस स्क्रीन पे, पर आप अपनी ई बुक में इसको आराम से पढ़ सकेंगे। और ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको बस एरो फॉलो करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एल्गोरिदम 9 है जो आपको बताता है कि डिस्ट्रेस कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको बताएगा कि इंसान डिस्ट्रेस में है। ग्रीफ के क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीफ और डिस्ट्रेस ये सारे जो वर्ड्स हैं हम लोगों के लिए क्लियर कट गाइडलाइंस या क्लियर लाइंस नहीं है इनको सेपरेट करने के लिए, बट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो कर सकते हैं। तो वी हैव टू रूल आउट डिप्रेशन, वी हैव टू असेस देम फॉर सुसाइड। तो ये एल्गोरिदम भी बहुत यूजफुल है, सिंपल है, आप देख सकते हैं। सो प्लीज अपनी ई बुक देखें। ये आपने बताई दिया है कि हम डीब्रीफ करें, हम जाके किसी अपने सीनियर से बात करें, या सीनियर जूनियर्स पे नज़र रखें, या किसी से बात करके मन हल्का कर सकें। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाते हैं। मेरे हस्बैंड इस तरह के हैं, मैं इमोशनल हूँ मेरे फैमिली में, बाकी सारे मेरा वो प्रैग्मेटिक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो, कहानी खत्म। और मैं सोचती रहूँगी उसके बारे में और उसका इफेक्ट उस पर क्या होगा उस पर। सो हर जने का अलग अलग तरीका होता है कि आप कैसे कोप करो। तो ये भी आपकी ई बुक में है, आप इसको शायद अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकें इस टाइम पे, बट एक टाइम पे ये आदत बन जाएगी तो आपकी टीम ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और ज़्यादा मेंटली हेल्दी रहेगी। सो आई थिंक दैट। और बर्नआउट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और सेल्फ केयर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड नॉट बी एनी गिल्ट व्हेन यू आर लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ। और अगर हम एक अच्छे टीम की तरह काम करें तो सपोर्ट ईच अदर, जैसे मल्टीटास्किंग करें। वो नर्स बेचारी नर्सिंग के अलावा कम्युनिकेशन भी कर रही है, सो कोई एक लाइन तारीफ की उसको बोल दे, डॉक्टर बोल दे कि थैंक यू, यू वेंट बियॉन्ड योर लाइन ऑफ ड्यूटी। आपने आपका जो काम है उससे ज़्यादा आपने किया है आज, सो थैंक यू फॉर दैट। आपने मेरा बर्डन कम कर दिया, नहीं तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ता फैमिली से। सो अप्रिशिएटिंग, एक्नॉलेजिंग कि कौन कैसे हेल्प करता है, टेकिंग अ ब्रेक एज अ टीम पीरियोडिकली। आप पिकनिक्स पे जाते हैं क्या अपने ग्रुप के साथ? या हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करके हम लोग लंच मंगाते थे बाहर से और सारे मिल के इकट्ठे खाना खाते थे। जाना टाइमिंग्स बहुत लोगों को सूट नहीं करती थी, तो हम लोग इस तरह से करते थे कि महीने में एक बार हम पैसे पिच इन करेंगे और खाना बाहर से मंगाकर लंच आवर डिक्लेयर करके 1 घंटा मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, जॉब से रिलेटेड नहीं। और अपनी लाइफ में वर्क, जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए काम के चक्कर में। सो ये हम चीज़ें आप सब बताई चुके हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में। आप लोग सब अपना ध्यान रखें, एक दूसरे पे नज़र रखें, क्योंकि शायद सिचुएशन ये इस तरह से चलती जाएगी। ऑलरेडी अगस्त आ गया है, ऑलरेडी अगस्त आ चुका है। लोग कह रहे हैं कि 2021 तक शायद वैक्सीन ना आए। तो
बर्डन हम लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा और सोसाइटी का गुस्सा भी हमारे पे ज़्यादा पड़ेगा। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है और हाँ, हमें जैसे मैंने फर्स्ट डे पे स्टार्टिंग में बोला था, हम सबको पैलिएटिव केयर डॉक्टर बनना पड़ेगा। एज अ रेजिडेंट डॉक्टर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी अपनी एनेस्थीसिया में, हम अपने आप को ग्रेड 5 बोलते थे, क्योंकि हम ट्रॉली को भी धक्का मारते थे पेशेंट को इधर शिफ्ट करने के लिए। तो मल्टीटास्किंग करते थे, सीनियर्स एक्नॉलेज करते थे, तो अच्छा भी लगता था और मोटिवेशन भी मिलता था। अपना ध्यान जरूर रखें और ई बुक खोल के जरूर पढ़ें। एक और ऐप है पैलीकेयर ऐप, जहाँ पे आप को सिंपल टर्म्स में सिम्टम्स कैसे हैंडल करने हैं आप वो कैसे, वो गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल यूजर्स के लिए भी उनके स्टोर में ये ऐप अवेलेबल है। सो डिपेंडिंग ऑन योर फोन्स। तो जिसको अगर किसी को कुछ और पढ़ना है तो दीज आर फर्दर रिसोर्सेस, आप पढ़ सकते हैं। और हम 5 मिनट आगे निकलते हैं, 6 मिनट आगे निकलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि मैं पूछूंगी कि आपने क्या एक चीज़ सीखी या हमने क्या चीज़ आपको बताई जो आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने वर्क प्लेस में। एटलीस्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए एंड आई एम वेरी ग्लैड, बिकॉज हम लोग इसीलिए यहाँ हैं क्योंकि ये 5 दिन का क्रैश कोर्स है आप लोगों के लिए पैलिएटिव केयर का। बट अगर ये चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो ये आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेंगी। ज़रूरी नहीं है क्राइसिस के टाइम पे या पैंडेमिक के टाइम पे, बट इंडिविजुअल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में भी ये हेल्प करेंगे। तो कोई लास्ट कमेंट्स, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मैं शायद 2 मिनट में, स्मृति 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। वैसे मैं सभी को ये भी रिमाइंड करना चाहूंगी कि जो वेबिनार्स हैं वो तो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल हैं, तो आप जब भी चाहें यू कैन कम बैक and have more detailed reviews of this. तो और आप अगर कुछ आपके और इनपुट्स हैं आपके एक्सपीरियंसेस के साथ में, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट है पूरे देश में कि हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपनी कम्युनिटीज, अपने पेशेंट्स को भी सपोर्ट करें। और थैंक यू रजनी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ 5 दिन रहें और उसके बाद हम लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि पैलिएटिव केयर फिजिशियंस एंड पैलिएटिव केयर नर्सेस हम लोग बहुत जिद्दी होते हैं। एक बार एक पेशेंट हमारे पास रेफर हो जाता है तो हम छोड़ते नहीं है, उसको कहाँ से हेल्प दिलानी है, वो मेडिसिन कहाँ से लेगा। कल मैं एक ग्रुप से बात कर रही थी कि हस्बैंड डेली वेजर था, वाइफ को मैलिग्नेंसी होगी, 2 छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने कैसे एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाया और बोला कि तुम टर्न्स लो इनका ध्यान रखने के लिए। पड़ोसी को बुला के बोला कि खाना आप आकर इन बीच में इसको खाना खिला के चले जाना या बच्चों को देख लेना। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपके पास ईमेल्स हैं इको की और टिप्स की ईमेल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज उसमें आप ईमेल कर दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और इंडिया के अंदर इस समय बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं। I mean, इस समय मतलब कोविड रिलेटेड नहीं, पर 10 डे का फाउंडेशन कोर्स है, 1 मंथ का कोर्स है, MD भी आ चुका है पैलिएटिव मेडिसिन में। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में कि मैं थोड़ा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ पैलियम इंडिया की वेबसाइट पे भी लिस्टेड है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कश्मीर में रह रहे हैं तो आपको केरला में जाकर क्लासेस अटेंड करनी पड़े।
दिल्ली में भी कई जगह पर, जम्मू में कोर्सेज हो रहे हैं। तो ये एक नेटवर्क है पैलिएटिव केयर का। तो आप प्लीज़ टिप्स पे के ईमेल पे लिखकर आप अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहता है? अपना हाथ ऊपर कर दें। अब अपने आप को, अरुण, कैन दे अनम्यूट देमसेल्व्स नाउ? यस मैम। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज शेयर कर दें। उसके बाद एक पोल है और एक पोस्ट टेस्ट क्वेश्चनर है। मतलब जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया तो वो प्री टेस्ट क्वेश्चनर था, और अब हम देखना चाहते हैं कि हम लोग आपको ठीक से पढ़ा सके, इंफॉर्मेशन दे सके, आपको कोई फायदा हुआ तो वो पोस्ट टेस्ट क्वेश्चनर प्लीज आप भर दीजिए। वो अरुण, मेरे ख्याल से लिंक, अरुण विल सेंड द लिंक, इट विल कम अप। हेलो। हाँ, यस सर। चारू मैम, राजेंद्र, मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। जरूर सर। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ डॉक्टर, नर्सेज, सोशल वर्कर और कुछ वॉलंटियर भी हैं मैम, और उत्तराखंड से एक बहुत ही मेहनती और बहुत उनकी जो है सहभागिता रही है। उत्तराखंड ने सारे अपने स्टाफ को बोला कि आप ट्रेन हो। आई थिंक दैट वाज, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, बट आई थिंक ये स्किल्स यूजफुल रहेंगी। हेलो। यस आशा। जी नमस्कार मैम, मैं नैनीताल उत्तराखंड से, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है 5 दिन की मैंने ये वर्कशॉप कंप्लीट करी। आई एम ग्लैड। स्पेसिफिकली आपसे एक रिक्वेस्ट था कि कोई भी ऐसा कोई कोर्स हो जो वॉलंटियर्स एंड सोशल वर्कर्स के लिए, क्योंकि एज अ सोशल वर्कर काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, कुछ पेशेंट्स को बहुत ही करीब से हैंडल किया, और मैंने मतलब बहुत फॉर्चुनेट हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 2 कैंसर पेशेंट्स की डेथ, बहुत स्मूथ डेथ, जो मैंने उनकी लास्ट स्टेज में हेल्प करके किया। दैट इज वेरी गुड। तो मैं ये बता दूं कि वॉलंटियर्स के लिए भी कोर्सेज हैं। हाँ, वो मुझे डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए नहीं है। आप प्लीज टिप्स पे लिख दीजिए, और आपको वहां से रिस्पांस मिल जाएगा कि आप कौन सी जगह पे हैं और नियरेस्ट वॉलंटियर ट्रेनिंग। हाँ, तो वहाँ यहाँ पे मैंने 2 बार डॉक्टर सविता बटूला एंड डॉक्टर अदिति और डॉक्टर मयंक, उनको बुला के यहाँ पूरे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सेंसिटाइजेशन करवाया गया। 2-3 बार मैंने करवाया यहाँ पे। वेरी गुड। एंड 2 डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग थ्रू NHM, जो अभी आपके साथ में राजेंद्र जी बोल रहे हैं, इनके साथ ये हुआ, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था जितना जो चाहिए होता है, बट धीरे धीरे काफी हद तक अचीव कर लिया। आई एम लकी कि सबको अपने पूरे हॉस्पिटल में इस पोजीशन पे आ गई कि डॉक्टर साहब तैयार रहते हैं हेल्प के लिए, बट प्रॉपरली करना चाहती हूँ सोसाइटी के लिए, एंड कुछ सोशल वर्कर्स को कुछ सिखाना चाहती हूँ कि तो कुछ जो सोसाइटी को कुछ दे पाए हम। तो उसके लिए कोई भी कोर्स हो तो प्लीज आप मुझे उसके ऊपर एक गाइड जरूर करें, और उसको करना चाहूंगी मैं जरूर स्मृति को बोलूंगी कि अगर और कुछ नहीं, अगर हमारे पास कोई मटेरियल है जो वॉलंटियर्स के लिए हम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपका पड़ोसी उसको, जैसे हमारे यहाँ पे कोविड था, तो मैंने कहा कि भैया अगर घर की लेडी खाना बनाने वाली वो बीमार है तो खाना कैसे बनेगा, तो हम लोग बना कर दे। तो ये तो एज अ वॉलंटियर कर रहे हैं, मैं एज अ पैलिएटिव केयर फिजिशियन नहीं कर रही। कि जब मैंने ऑफर किया तो वॉलंटियर्स के लिए भी मटेरियल है, कोर्सेज हैं, एंड आई थिंक वॉलंटियर्स के बिना इफेक्टिव नहीं हो सकता, केयर नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर जगह हर चीज नहीं कर सकते। सही बात है। स्पेसिफिकली हमारे जैसी, जो सबसे पहले तो जब आप एक परफेक्ट माँ, तभी आप बाप माँ का रोल प्ले कर पाती, जो मुझे लगता है, और मैं सोसाइटी में एक माँ के रोल में बाहर निकलती हूँ हमेशा। तो मुझे क्योंकि 2 बच्चों की माँ हूँ, तो ऑब्वियसली
आप जैसी तो जब आपसे थोड़ा सा छोटी हूँ एज में, पर उसी एज में आने लग रही हूँ धीरे धीरे, जैसे आपने बताया था अभी। तो इस वाले कोर्स में क्या रहा, कुछ चीजें बहुत हेल्पफुल 2-3 दिन, लेकिन कुछ मेडिकल टर्म्स थे जो हमारे ऊपर के जा रहे थे। हाँ, जो फ्रेंकली जिन चीजों एक्चुअली ये जो ये प्रोग्राम था, ये डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो सबसे ज्यादा पेशेंट्स के कोविड-19 के पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। पर पैलिएटिव केयर के बड़े कोर्सेज हैं जो कैंसर, एंड स्टेज लंग डिजीज, एंड स्टेज किडनी डिजीज। पैलिएटिव केयर बहुत बड़ा है, सिर्फ एंड ऑफ लाइफ या सिम्टम कंट्रोल अकेला नहीं है। बट एक बहुत खुशी की बात है कि आपके इस ग्रुप में अभी डॉक्टर गीतिका जुड़ी हुई हैं। वो इतनी इंस्पायर हुई मुझसे करने के बाद, और वो इतने मेहनत से और इतना मन से लगी हुई है इसके अंदर पूरा कोर्स करने में। अभी इसके अंदर आपके साथ कंटिन्यूअस में उनको देख रही थी, जो पार्टिसिपेट उनका जो था पार्टिसिपेशन पिछले 5 दिन से, और उसके साथ में वो अपना कुछ फर्दर डेली ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उनकी चल रही है, कुछ कोर्सेज कर रही है इसमें पैलिएटिव में। वो तो नैनीताल से मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये वाली रही, जो डॉक्टर गीतिका मेरा एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर है। बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से सोमदत्त भी कुछ ज्वाइन बोलना चाहते हैं, उन्होंने अपना हाथ रेज किया है। सोमदत्त आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मुझे मालूम नहीं, सोमदत्त अभी भी उनका हाथ रेज्ड है, मुझे लगा कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। नंदनी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो फीडबैक दिया है फॉर्म के बारे में, हम वी शुड गो बैक एंड लुक एट इट कि ये मटेरियल और इंफॉर्मेशन या आपका जो क्वेश्चन है, आई विल फ्लैग इट टू स्मृति एंड टेल हर अबाउट दिस प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग इन द questionnaire. ओके, आपके स्क्रीन में प्रॉब्लम था, ठीक है, ओके। मैं स्मृति को जानती हूँ और वो इतना परफेक्ट सिस्टमैटिक काम करती हैं दैट आई एम श्योर शी वुड हैव थॉट ऑफ एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग एंड करेक्टेड इट। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आप अपना फाइनली पोल देके और पोस्ट टेस्ट क्वेश्चनर। नॉर्मली अगर आपने ये चीज़ें नहीं की, पोस्ट टेस्ट क्वेश्चनर नहीं किया, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट आई थिंक इज यूजफुल। आप लोगों ने मेहनत की, टाइम लगाया, तो प्लीज़ क्वेश्चनर भर दें। वो एग्ज़ाम नहीं है, वो ये है कि हम लोगों ने आपको कितने ठीक तरह से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कि आपको इंफॉर्मेशन मिली और आपने कुछ नया सीखा। तो वो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं है, वो हम लोगों का एग्ज़ाम है, फैकल्टी का एग्ज़ाम है। स्मृति शायद नहीं है ग्रुप में। Ma'am, can we launch our polls now so that they can? Yes, absolutely. I was going to say the same thing. So you can do your feedback now. Yeah, feedback form. I've told them feedback form and post-test questionnaire. They have to do both. Only then they'll get the certificate. तो आप प्लीज ये पोल करते जाएं और आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं उसके बाद। और होपफुली हम कभी पर्सनली
फेस टू फेस मिलेंगे बिना मास्क के। थैंक यू वेरी मच। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा पोल, प्लीज मूव कर दीजिए और पोस्ट टेस्ट क्वेश्चनर भी कर देंगे, तभी सर्टिफिकेट मिल पाएगा। It's 4:30 today. ये लास्ट मैसेज चैट बॉक्स में वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी पार्टिसिपेंट्स, मिस्टर आरडी मूव हो गया, विजयलवन उत्तराखंड से कह रहे हैं प्लीज अपना पोल पूरा करिए और पोस्ट क्वेश्चनर। आज 22 लोग थे, 17। Hello. Yes. Yeah, thank you so much. And we have finished our questionnaire. Thank you. I want to say thanks to each one of you from bottom of my heart. और आज की मेरी जो ये पूरा था, आज अपने बेटे के लिए हल्द्वानी आना पड़ा है। हल्द्वानी ट्रैवलिंग करते करते मैंने पूरी अटेंड किया। अब देखिए यहाँ इतनी बात अभी मैं गाड़ी के अंदर सीट चेंज आ गई, अब मैं हिल्स में